चलिए दोस्तों, लकवा के पेशेंट में एंजाइटी न्यूरोसिस के क्या कारण होते हैं, किन पेशेंट्स को होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, इस पर बात करेंगे। लकवा एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेके आता है, क्योंकि अपने आप में एक ऐसी डिबिलिटिंग बीमारी है जिसकी वजह से आप एक तरह से बिस्तर पर आ जाते हो, आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। काफ़ी इस तरह के पेशेंट में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने का चांस होता है, खासकर एंजाइटी। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, किन कारणों से या किन वजहों से ये होने के चांस बढ़ जाते हैं, और इस तरह के पेशेंट्स में हम कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। आज का टॉपिक लकवे के हर पेशेंट्स के लिए और एंजाइटी के हर पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो का हर पॉइंट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कारणों के बारे में। कारण ज़्यादातर देखिए, लकवे के पेशेंट में ज़्यादातर एंजाइटी होने का कारण ये है कि शरीर एक तरह से लकवे ग्रसित जब हो जाता है तो चलना फिरना मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल हो जाता है, कई लोग की जॉब चली जाती है, कई लोग पे सोशल प्रेशर्स हो जाता है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती है, परिवार ध्यान नहीं रखता। ये सारी चीज़ों की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बेचैनी की प्रॉब्लम हो सकती है। लकवे की वजह से ब्रेन के इमोशन कंट्रोल वाले सेंटर्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो अपटेक है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपका एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि लकवे के पेशेंट में न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर इशूज़ हो सकता है, लकवे का ब्रेन के जो इमोशनल सेंटर्स है उसको अफेक्ट करने की वजह से, जिससे आपको एंजाइटी हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है। बाकी बीमारियों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होने का चांस रहेगा। सिम्टम्स क्या हैं जो किसी और एंजाइटी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर वैसे होगा। बहुत ज़्यादा बिना किसी कारण के पेशेंट को चिंता होगी। अगर पेशेंट को किसी फ्यूचर इवेंट की वजह से या किसी और इशू की वजह से स्पेसिफिक चिंता हो रही है तो वो एंजाइटी न्यूरोसिस में नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो आ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को रेस्टलेसनेस है, यानी वो एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, चलना फिरना करने की कोशिश कर रहा है, मसल्स में बहुत ज़्यादा तनाव है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, श्वास बहुत ज़्यादा फूल रही है। इसके अलावा व्यक्ति को कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, दिमाग कंटिन्यूसली एक विचार से दूसरे विचार में जा रहा है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बार बार सोने में बार बार उसकी नींद खुल रही है, इसलिए अलावा उसको नींद लेने के बाद भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा हर चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है वो, हर चीज़ से बचने की या भागने की कोशिश कर रहा है वो। बहुत ज़्यादा चिंता या पैनिक अटैक्स उसको अगर बार बार हो रहे हैं फ्यूचर के बारे में बिना किसी कारण की वजह से, जिसमें उसको छाती में दर्द, घबराहट, बेचैनी, चक्कर और इस मृत्यु हो जाएगी इस तरह का डर लग रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं एंजाइटी के। यानी कि अगर एक्सेसिव वरी है, फिजिकल सिम्टम्स है, कॉग्निटिव सिम्टम्स है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, अवॉइडेंस बिहेवियर है और पैनिक के इश्यूज़ हैं, तो ये सारे एंजाइटी के फीचर्स हैं जो अगर किसी लकवे के पेशेंट में अवेलेबल है तो आप मान सकते हो कि उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पर। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को बिहेवियरल थेरेपी और साइकोथेरेपी, साइकेट्रिक थेरेपी लगती है, क्योंकि इस तरह की बीमारी अपने आप ठीक हो जाए और सिर्फ पेशेंट को ये बोल दो कि शांत रहो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे होने से उनको बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। आपको उसको प्रॉपर मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ेगा, प्रॉपर साइकेट्रिस्ट थेरेपी करानी पड़ेगी। लकवे के पेशेंट में थोड़ा बहुत एंजाइटी होना वैसे भी साधारण बात है, कोई बड़ा इशू नहीं है, पर अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन चालू करनी पड़ेगी, नींद बढ़ाने के लिए या नींद को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी, सोसाइटी को उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, फैमिली को सपोर्ट देना पड़ेगा, रिलेटिव को सपोर्ट देना पड़ेगा, उनको प्रॉपर चीज़ों में एडजस्ट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाने से फ़ायदा होगा, उनको हेल्दी डाइट दीजिए, नींद अच्छी रखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाइए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें कराइए, रेगुलर एक्सरसाइज कराइए, फिजिकल एक्टिविटी कराइए, तो ये सारी चीज़ों से उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन भी ज़रूरी है, पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को बीमारी के बारे में, बीमारी के सिम्टम्स और लक्षण के बारे में और उसके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी पूरी अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि लकवा के बारे में अवेयरनेस या पेशेंट को एजुकेशन तो करी ही जाती है, लेकिन जहाँ एंजाइटी का सवाल है वहाँ पेशेंट को एक्स्ट्रा एजुकेशन कराना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पेशेंट की अंडरलाइंग कंडीशन जैसे डायबिटीज़, प्रेशर और दूसरी जो बीमारी है उनके बारे में भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी वजह से दोबारा लकवा होने का चांस बढ़ सकता है, पेशेंट का रिहेबिलिटेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, पेशेंट को बार बार बीमारी हो सकती है और पेशेंट की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो बाकी बीमारियाँ भी अगर पेशेंट को है तो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो बेसिकली टॉपिक का टेक होम मैसेज ये कि एंजाइटी का प्रॉब्लम लकवे के पेशेंट में काफ़ी लोग को होता है, काफ़ी लोग उससे परेशान रहते हैं। इसको सही समय पर रिकॉग्नाइज़ करना और सही तरह से ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी है,
क्योंकि इस तरह की बीमारी को जब अंडर रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज छोड़ देते हैं तो इनके बिगड़ने का और पेशेंट की हेल्थ को बिगाड़ने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा लकवा के पेशेंट में और क्या इश्यूज़ आते हैं और उनके फूड और डाइट रिलेटेड क्या इश्यूज़ आते हैं, उसके बारे में हमने सेपरेट वीडियोज़ किए, उनको ज़रूर चेकआउट करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।